हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मा 7th सेमेस्टर के इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस सब्जेक्ट से। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स के बारे में। तो जैसे पिछली बार हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था, तो ये जो यूवी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है वो होती है 200 से 800 नैनोमीटर। इनमें से भी जो 200 से 400 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ होती है इसको हम बोलते हैं यूवी रेडिएशन, और जो 400 से 800 नैनोमीटर वाले रेडिएशंस होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है उसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन या विजिबल रेडिएशन। अब इतना आप लोगों को समझ आ गया। तो यहाँ पर बस यही ही दिया हुआ है कि जो यूवी विजिबल रेडिएशंस हैं या जो यूवी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका रीज़न कितना है या उनका रेंज कितना है या उनका वेवलेंथ कितना होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक्साइटेशन प्रोसेस के बारे में। तो क्या होता है, जैसे जब भी हमारे पास कोई भी सैंपल है, ये हमने सैंपल ले लिया, इसमें के अंदर जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी अपनी ग्राउंड स्टेट में हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, अभी इनके अंदर एनर्जी नहीं है, ये ऐसे ही यहाँ पर पड़े हुए हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से यूवी या विजिबल रेडिएशंस को पास कराएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज करो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अपनी ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर अभी एनर्जी नहीं है, अभी एक अपने ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से यूवी विजिबल रेडिएशन पास कराते हैं हम, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये यूवी विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। और जब ये इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गए। अब जैसे इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एक बल्ब होता है, अभी ये बल्ब जल रहा नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसका जो प्लग है, इस प्लग को जैसे ही हम इस स्विच में लगाएंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बल्ब था वो पहले जब तक हमने स्विच नहीं लगाया तब तक ये जल रहा नहीं था, तब तक इसके अंदर लाइट नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने स्विच लगाया तो ये बल्ब जल गया, और बल्ब जल गया इसका मतलब क्या है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्साइटेड स्टेट में आ गए और उन्हीं में से ही रेडिएशंस एमिट हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर है, ये अभी ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए हैं, समझ लो अभी इनका हमने प्लग नहीं लगाया। प्लग लगाने का मतलब क्या है, जैसे ही यूवी विजिबल रेडिएशंस को पास कराएंगे इनके अंदर से, तो जो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स थे वो अभी कहाँ पर आ गए, एक्साइटेड स्टेट में आ गए, एक्साइटेड स्टेट में आ गए। तो यही होता है इसका प्रिंसिपल, यूवी विजिबल रेडिएशन का प्रिंसिपल। अब होता क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास में डिटेक्टर होता है और एक होता है रिकॉर्डर। ये है डिटेक्टर और ये है रिकॉर्डर। तो क्या होता है, यहाँ पर जितना भी यूवी विजिबल रेडिएशन हमने यहाँ से पास कराया, ये यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने जिस भी वेवलेंथ का, क्योंकि यूवी विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है, 200 से 800 नैनोमीटर है ना, तो इसमें से कोई भी एक वेवलेंथ का, जैसे 254 हो सकता है, 255 हो सकता है, 268 हो सकता है, 278 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं। हर मॉलिक्यूल का, हर एटम का अपना अलग अलग होता है कि वो कितना वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे सपोज करो ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसका नेचर है कि वो 254 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर हमने जो यूवी विजिबल रेडिएशन पास कराया था वो कितना कराया था, 200 से 400 की सारे रेडिएशंस हमने पास कराए थे। लेकिन इसने सिर्फ किसको एब्जॉर्ब किया, इसने सिर्फ 254 वाले को एब्जॉर्ब किया, बाकी सबको इसने पास कर दिया यहाँ से। तो ये यहाँ पर जो डिटेक्टर है ये क्या डिटेक्ट करता है कि कौन सा वाला रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब किया
और कितना किया, दोनों चीजें, कौन सा वाला कितने वेवलेंथ वाला इसने एब्जॉर्ब करा और कितना एब्जॉर्ब किया। यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक तो ये हमें बताता है कि किस रेंज का किया, मतलब जो 200 से 800 वाली रेंज है इसमें से इसने किस रेंज का किया, तो इसने 254 नैनोमीटर का किया। उसके बाद में सेकंड चीज हमें मिलती है कि इसने कितना करा, क्वांटिटी कितना था या अमाउंट कितना था वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का, स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का अमाउंट कितना था। तो यहाँ से इसीलिए हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से कोई भी मॉलिक्यूल की दो चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसने किस वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, ये पूरे के पूरे रेडिएशन में से किस वेवलेंथ को इसने स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब किया, इससे हमें पता चलता है कि कंपाउंड का नेचर क्या है। और नेचर का मतलब क्या हो गया, उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया क्वालिटेटिव नेचर, हम जान सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। और सेकंड होता है कि ये स्पेसिफिक वेवलेंथ को तो इसने एब्जॉर्ब किया, लेकिन कितने अमाउंट में किया। तो जितने ज़्यादा अमाउंट में करेगा एब्जॉर्ब, उसका मतलब है यहाँ सैंपल में वो उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है क्वांटिटी से कि कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, मतलब कितना ज़्यादा कंपाउंड प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमारे सैंपल के अंदर। तो यहाँ पर हमें पता चलता है क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में या क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि यहाँ पर अमाउंट कितना है हमारे मॉलिक्यूल का। तो ऐसे हमें दो चीज़ें पता चल जाती हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एक्साइटेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है। मतलब यहाँ जो ग्राउंड स्टेट में जो इतने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल के जो हमारे सैंपल में था, जब ये एब्जॉर्ब करता है यूवी विजिबल रेडिएशन को तो वो एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है या एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो वही यहाँ पर प्रोसेस है कि जब भी एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का या फिर लाइट का, ये एनर्जी या लाइट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब भी एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का या लाइट का तो क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं इलेक्ट्रॉन वो उनका ट्रांजिशन हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन प्रोसेस। दो तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक होती है ग्राउंड स्टेट, मतलब जो यहाँ पर जब तक इन्हें रेडिएशन नहीं मिला है तब तक जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ पर जब तक ये स्विच हमने नहीं लगाया है तब तक यहाँ पे बल्ब जलेगा नहीं, तो ये वाली कौन सी स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट। और जब हम इसमें प्लग इन कर देते हैं तो बल्ब जल जाता है, ये कौन सी स्टेट हो गई, एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट जो होती है वो स्टेट होती है मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की जिसमें वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनके अंदर सबसे कम एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी तो इनको यहीं से ही एब्जॉर्ब करनी है ना, यहीं से ही लेनी है यूवी विजिबल से, तो इनको पास एनर्जी होती ही नहीं है या सबसे कम एनर्जी होती है, हम ऐसे बोल सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो स्टेट होती है जो सबसे कम स्टेबल होती है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं, ऐसे करके याद कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास सैंपल है और इस सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या कंपाउंड है, जो भी चीज़ है उसके अंदर तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं एन इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, 8th 9th 10th में भी हम पढ़ते हैं कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में और एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं नॉन बॉन्डिंग कंपाउंड्स में। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर ये तीनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन या इन तीनों का कॉम्बिनेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों वो सब के सब एब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेडिएशन को। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग हम किस किस को बोलते हैं, इसको और इसको, पाई को और सिग्मा को। तो जो पाई और सिग्मा इलेक्ट्रॉन या फिर एन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, जैसे 200 से 400 नैनोमीटर वाला जो रेंज है इसमें से ये कोई भी एक स्पेसिफिक रेंज का ही ईएमआर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं ये, और इनका ट्रांजिशन हो जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एब्जॉर्ब करके यूवी रेडिएशन को। इसके बाद क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन पीक होती है
कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन पीक का मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे जब वो एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे यहाँ 254 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन पीक। यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं हमारे सैंपल में उनका नेचर कैसा है, मतलब उनका क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पर हम क्वालिटेटिव स्टडी कर लेते हैं, और जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो क्वालिटेटिव स्टडी से ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है ये होता है कि जो इंटेंसिटी होती है एब्जॉर्प्शन की, मतलब कितना इसने एब्जॉर्ब किया, वो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी पीक की, उतना ही ज़्यादा इंटेंस होगी पीक। तो जो इंटेंसिटी है एब्जॉर्प्शन की, उससे हमें पता चल जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल का, मतलब यहाँ पर कितना प्रेजेंट है। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। तो ये दोनों स्टडी हम कर सकते हैं यहाँ पर। बाद आएंगे हम अपने मेन पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं उसको पढ़ने से पहले हमें पहले समझना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी सैंपल में वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं एन इलेक्ट्रॉन। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं यूवी रीजन को। यूवी रीजन कितना होता है, 200 से 400 नैनोमीटर होता है ना। तो ये इतने वाला जो रेडिएशन होता है ये इसको एब्जॉर्ब ही नहीं करते। ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ये करते हैं वैक्यूम यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब। और जो वैक्यूम यूवी रेडिएशन होता है उसकी रेंज कितनी होती है, 200 नैनोमीटर से कम। तो अगर हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनका हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाना चाहते हैं तो हमें उसकी जो रेंज लगानी पड़ेगी रेडिएशन की वो 200 से कम होनी चाहिए, तभी ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं तभी एब्जॉर्ब कर सकते हैं रेडिएशन। अदरवाइज अगर हम 200 से 400 वाला लगाएंगे तो ये नहीं करेंगे एब्जॉर्ब। जैसे ये 200 जो होते हैं ये होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसी रीजन का रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ के रेडिएशंस को ही। और मेनली जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है हम उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। जो एन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नॉन बॉन्डिंग एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि किसी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर आप जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हैं इन सब के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इन नॉन बॉन्डिंग एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट की जो यूवी रेडिएशन होता है उसमें सफिशिएंट एनर्जी होती है एक्साइट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। जो नियर यूवी रीजन होता है वो 200 से 400 नैनोमीटर होता है, पर जो फार या वैक्यूम यूवी रीजन होता है वो 200 नैनोमीटर से कम का होता है, जो कि हमें चाहिए सैचुरेटेड कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे। तो जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। वो 3 तरह के कौन कौन से हैं, एक होते हैं एन, एक होते हैं पाई और एक होते हैं सिग्मा। सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई और सिग्मा या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एन जो होते हैं, जब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं यूवी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तो ये इस ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। जो एक्साइटेड स्टेट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर ये स्टार बना हुआ है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये अपनी जो इनकी ग्राउंड स्टेट होती है उसमें पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको यूवी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेगा तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब यही ही हमें देखना है कि ये जो ट्रांजिशन होती है ये कैसे होती है, क्या होती है, किसको कितनी एनर्जी चाहिए, वही सब चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो एन पाई या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कोई भी मॉलिक्यूल में और ये एक्साइट करे जा सकते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एब्जॉर्प्शन करा के यूवी रेडिएशन का। जो ट्रांजिशंस होते हैं वो मेनली 4 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एन से पाई। एन वाले कौन से थे, नॉन बॉन्डिंग वाले थे। पाई वाले कौन से थे, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वाले थे। तो पहला तो ये हो जाता है कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनसैचुरेटेड वाले में उनका ट्रांजिशन हो जाता है। सेकंड होता है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं
वो अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा वाले एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। और नेक्स्ट है जो सैचुरेटेड वाले हैं वो अपनी सैचुरेटेड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। जो ट्रांजिशन होता है n से पाई, जो फर्स्ट वाला होता है, इसको सबसे ज़्यादा कम एनर्जी चाहिए, और जो ट्रांजिशन होता है सिग्मा से सिग्मा एक्साइटेड स्टेट में, उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ अपनी एनर्जी चाहिए उसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो चाहिए सिग्मा ग्राउंड स्टेट को सिग्मा एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, फिर चाहिए नॉन बॉन्डिंग को सिग्मा एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, फिर चाहिए पाई को पाई एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, और फिर चाहिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को पाई एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। तो ये सारे के रिक्वायर्ड एनर्जी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो और इस डायग्राम को भी हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये है पाई इलेक्ट्रॉन, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये है एन इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है ये वाली, और जो सिग्मा है उसकी एक्साइटेड स्टेट है ये वाली। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं किसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो देखो सबसे कम रिक्वायरमेंट है एन इलेक्ट्रॉन को पाई एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, क्योंकि इसको यहाँ से सिर्फ यहाँ तक जाना है, क्योंकि पाई जो एक्साइटेड स्टेट है वो ये वाली है, तो इसको सिर्फ यहाँ तक जाना है, तो इसीलिए इसको सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है। उसके बाद में जो सेकंड होता है ये होता है पाई। जो पाई है उसको जाने के लिए पाई में सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए, तो सेकंड नंबर पे एनर्जी चाहिए होती है ये वाली। उसके बाद में जो थर्ड एनर्जी चाहिए होती है वो चाहिए होती है एन को सिग्मा एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, तो थर्ड हो गया ये। और जो फोर्थ है जिसको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो होता है सिग्मा को सिग्मा एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। तो देखो इसको यहाँ से यहाँ तक जाना हो रहा है, मतलब इसको सबसे ज़्यादा एनर्जी की नीड है। इसके बाद में हम यहाँ से पढ़ते हैं एक एक करके कि ये जो ट्रांजिशंस हैं सारी की सारी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एन टू पाई एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिशन। ये जो ट्रांजिशन है इससे आर बैंड बनते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ट्रांजिशंस हैं उनसे सबसे बैंड बनते हैं, सबसे ज़्यादा बैंड बनते हैं पाई से, पाई एक्साइटेड स्टेट में जो जाता है, क्योंकि इससे 3 तरह के बैंड बनते हैं बी, ई और के। तो आपको ये याद रखने हैं सारे के सारे बैंडों के नाम, ये आपको लिख के आने हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो जो एन से पाई एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिशन होती है उसको हम बोलते हैं आर बैंड। इसको सबसे कम एनर्जी चाहिए जैसे आपको पता ही है यहाँ पे, और सबसे कम एनर्जी का मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसमें कम एनर्जी होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। तो क्योंकि इसमें सबसे कम एनर्जी है इसीलिए इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ भी होगी। ये टाइप के जो पीक हैं वो उन कंपाउंड में देखे जाते हैं जिनमें n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम अभी पहले भी बात कर रहे थे इनके बारे में। इन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हों, क्योंकि जो पाई एक्साइटेड स्टेट है वो किसके अंदर आएगी, जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो। हमने यहाँ पढ़ ही लिया था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं और उनमें साथ में ये वाले एलिमेंट भी प्रेजेंट हों, वो ये वाली ट्रांजिशंस शो करते हैं। जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन हो गया, इन दोनों के अंदर ही डबल बॉन्ड होता है। जैसे एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो ये हो गया एल्डिहाइड, और अगर हम कीटोन की बात करें तो ये हो गया कीटोन। और इन दोनों में ही यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। अब अगर से कंपाउंड का तो एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो ये वाला एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम
पाई से पाई एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिशंस जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वाला जो ट्रांजिशन है यहाँ पर 3 बैंड बनते हैं, जैसे हम अभी पहले बात कर रहे थे। ये जो 3 बैंड बनते हैं हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। बी बैंड जो होता है इसको हम बेंजेनॉइड बैंड भी बोलते हैं, बी फॉर बेंजेनॉइड, तो इसको हम बेंजेनॉइड बैंड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो एरोमेटिक या हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया या फिर बेंजीन के अंदर अगर हमने कोई भी एक हेट्रो एटम ऐड कर दिया, जैसे सल्फर ऐड कर दिया, नाइट्रोजन ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो ये वाले सिस्टम या फिर सिंपल बेंजीन वाले सिस्टम वो ये वाले बैंड को देते हैं, या फिर सिंपल बेंजीन वाला सिस्टम, ये वाले सिस्टम जो होते हैं ये बी बैंड देते हैं। जो बी बैंड बनते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ पे बनते हैं के बैंड से ज़्यादा। जो के बैंड होते हैं उनसे ज़्यादा इनको वेवलेंथ चाहिए, मतलब उनसे कम एनर्जी चाहिए। जो ई बैंड होते हैं वो इथाइलिनिक बैंड होते हैं। इथाइलिनिक बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 3 इथाइलिनिक बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए एक साइक्लिक कॉन्जुगेशन में। जैसे ये 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड हैं ये कॉन्जुगेशन में है, इथाइलिनिक कॉन्जुगेशन में है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये कौन से बैंड बनाएगा, इथाइलिनिक बैंड बनाएगा। थर्ड जो बैंड आते हैं वो आते हैं के बैंड, और जो के बैंड होते हैं ये उन सिस्टम में होते हैं जिनमें बहुत सारे डबल बॉन्ड या बहुत सारे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने लाइकोपीन या बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, वो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होते हैं ना, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऐसे यहाँ पर एक ऐसे बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट होती है। तो जो ये वाले सिस्टम होते हैं ऐसे जिनमें कॉन्जुगेशन में बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं, वो वाले सारे के सारे कंपाउंड यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके के बैंड बनाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे बीटा कैरोटीन हो गया या लाइकोपीन हो गया, इनके स्ट्रक्चर्स ऐसे ही होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम एन से सिग्मा एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिशन। तो ये वाला एन से आपको समझ आ रहा होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा का मतलब हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखे जाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड में जिनमें हेट्रो एटम हो, जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक्स, क्योंकि जो एन इलेक्ट्रॉन है वो तो इन्हीं में ही प्रेजेंट होंगे ना। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब सिग्मा ट्रांजिशन में जाएंगे, और ये वाले सारे के सारे एलिमेंट मतलब एन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये वाले जिनमें ये वाली दोनों चीजें होंगी वो ट्रांजिशन शो करते हैं ये वाला। इसमें हमें कम एनर्जी चाहिए अगर हम कंपेयर करते हैं इससे, जैसे कि हमने ऊपर ही एनर्जी तो पढ़ी ली है सारी के सारी, तो आपको वहीं से ही देख देख के सारे के सारे टाइप्स के अंदर लिख देना है। अगर हम इनके कंपाउंड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वाटर हो गया, मिथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया या क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ये वाला ट्रांजिशन शो करते हैं। जो फोर्थ ट्रांजिशन है वो है सिग्मा से सिग्मा एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिशन। इसको चाहिए होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर जा रहा था अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए होती थी। ये एब्जॉर्ब होता है, देखो सैचुरेटेड कंपाउंड में प्रेजेंट होगा सिग्मा बॉन्ड, तो इसीलिए जो केवल सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए, वो ये वाला ट्रांजिशन शो करते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड जैसे स्पेशली हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, वो शो करते हैं ये वाला ट्रांजिशन। ये वाले जो पीक हैं ये यूवी रीजन में नहीं अपीयर होती हैं। यूवी रीजन कौन सा होता था, 200 से 400 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उसको हम बोलते हैं यूवी रीजन। लेकिन ये वैक्यूम यूवी में या फार यूवी में 125 से 135 नैनोमीटर की जो रेंज होती है ये उसमें एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखो जैसे मैंने बताया था कि जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसकी उतनी ही कम एनर्जी होगी, और जिसकी जितनी कम वेवलेंथ होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर वेवलेंथ कितनी है, 125 135, मतलब कितनी कम है 125 से 135, और जबकि यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पर वेवलेंथ कम है तो इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब इसको कम एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर ये कौन सा वाला एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, ये वाला 125 से 135 वाला, मतलब ज़्यादा वेवलेंथ मतलब कम वेवलेंथ वाला। इसका मतलब क्या हुआ, इनको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये इसका लॉजिक है। जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे इस ट्रांजिशन के, तो जैसे मिथेन हो गया, इथेन हो गया या प्रोपेन हो गया, ये सिग्मा से सिग्मा
एक्साइटेड से ट्रांजिशन को शो करते हैं। ये वाले कंपाउंड है और जैसे कि आपको इन तीनों में दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं विद ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट, और इसमें ना ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना और कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो ऐसे वाले जो कंपाउंड होते हैं सिंपल हाइड्रोकार्बन, ये शो करते हैं ये वाले ट्रांजिशन को। 7th सेमेस्टर में हैं और आपको अपने सभी चारों सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चारों के ही आपको EPDFs मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 339 में। अगर आप सैंपल भी देखना चाहते हैं तो आपको इनके सैंपल भी मिल सकते हैं। थैंक यू।